तो भाइयों ये बताना चाहता हूँ कि एपिसोड की कमी के कारण, क्योंकि एपिसोड अब नहीं आ रहे हैं, ऑथर जो है इसका सुपर गॉड जीन का, वो ऑथर पब्लिश ही नहीं कर रहा है एपिसोड। इसलिए मैं वीर को मोरैक प्लेनेट से दिखाऊंगा ना, क्योंकि इंटरटेनमेंट रुकना नहीं चाहिए भाई। अब आगे थोड़ी देर बाद टेम्पररी चक्कर फील करने के बाद वीर को रियलाइज होता है कि अब वो टेलीपोर्ट डिवाइस में नहीं है। हालांकि ये बात और थी कि टेलीपोर्ट डिवाइस से बाहर आने के बाद वीर को जो कुछ नजर आता है उसे देखकर हैरानी से उसकी आंखें खोली रह जाती हैं, क्योंकि टेलीपोर्ट डिवाइस के बाहर वीर के सामने इस समय एक बड़ी सी बर्फ की गुफा मौजूद थी, जो कि एक्चुअल में इस दूसरे प्लैनेट पर उसकी असाइंड लोकेशन थी। चारों तरफ वीर को घेरे हुए उसके आसपास की बर्फ, जो कि शायद सैकड़ों साल से यहाँ पर ऐसी की ऐसी ही जमी थी, वो किसी ग्लास की तरह ही टफ थी। अभी तक वहाँ पर ही क्यों खड़े हुए हो? क्या अपना सारा समय वहीं खड़े रहकर बिताने का इरादा है? अचानक से ही वीर को अपने पीछे से एक इम्पेशेंट लेकिन लो आवाज़ सुनाई देती है और वो तुरंत ही पीछे पलट कर देखता है। और जैसे ही वीर पीछे की तरफ पलटता है, उसे एक इंसान नजर आता है जो सिर से लेकर पांव तक आर्कटिक सूट में कवर्ड होकर होल की गहराई में से उसकी तरफ वेव कर रहा था। और उस बर्फीली वीरान सी जगह पर फाइनली एक इंसान को देखकर अचानक से ही वीर की जान में जान आ जाती है और वो राहत भरी सांस लेता है। अपने सामने फाइनली एक इंसान को देखकर वीर को खुशी तो होती है, लेकिन साथ ही साथ उसे एक डाउट भी होता है कि कहीं ये किसी तरह का कोई ट्रैप तो नहीं। तुम दोनों शायद यहाँ मोरैक प्लैनेट पर नए आए हो, है ना? हाँ, हम आज ही इनफैक्ट अभी कुछ घंटे पहले ही टेलीपोर्ट होकर यहाँ आए हैं। उस लड़के को ध्यान से देखता हुआ वीर उसकी बात का जवाब देता है। वीर से बात करने वाले उस लड़के की उम्र 20 साल से ज्यादा लेकिन 30 साल से कम की लग रही थी। देखने में वो लड़का काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक बहुत ही गहरी थकान और निराशा नजर आ रही थी। अगर ऐसा है तब तो तुम्हारी किस्मत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर में यहाँ तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। अपने चेहरे पर सैड सी स्माइल के साथ वो लड़का वीर से कहता है। तो इसमें कौन सी नई बात है? पिछले कई सालों से मैं मुश्किलों का ही तो सामना कर रहा हूँ। उस लड़के की बात सुनकर वीर एक गहरी सांस लेते हुए मन ही मन सोचता है, खैर फिलहाल के लिए चलो यहाँ से अंदर चलकर बात करते हैं, ताकि हम यहाँ पर मौजूद आइस आर्मर एलियंस को सतर्क न करें। उनके कान बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और स्नो स्टॉर्म में भी वो लोग हज़ारों फीट दूर से आ रही आवाज़ को सुन लेते हैं। इतना कहकर वो लड़का जीरो और वीर को अपने साथ ले जाने लगता है, और फिर अपने मन में डाउट लिए वीर और जीरो भी बिना कोई सवाल किए उस लड़के के साथ जाने लगते हैं। उस लड़के से मिलने के बाद वीर पृथ्वी ग्रह आ जाता है अपनी और जीरो की पावर चेक करने। अब आगे। और यही वजह थी कि जीरो को अपने साथ घर ले जाने से पहले वीर उसे टेस्टिंग हॉल ले गया था। वैसे भी वीर खुद अपने लिए एक सिंपल स्ट्रेंथ टेस्ट लेने ही वाला था, तो साथ ही साथ उसने सोचा कि वो जीरो से भी इस टेस्ट को लेने के लिए कहेगा, ताकि वो ये पता लगा सके कि जीरो एक्चुअल में कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। वैसे भी स्ट्रेंथ टेस्ट को करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। अगर एक इंसान डिवाइस पर जितना स्ट्रांग हो सके उतना स्ट्रांग होकर 3 से 5 बार पंच करता है, तब उस डिवाइस में एक इंसान के स्ट्रेंथ का एक एक्यूरेट एवरेज स्ट्रेंथ स्कोर डिस्प्ले हो जाता है। अपनी पूरी ताकत के साथ इस पर पंच करो। एक एम्प्टी रूम चुनकर वीर एक डिवाइस को पॉइंट करता हुआ जीरो से कहता है, और हमेशा की तरह जीरो वीर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उस डिवाइस की तरफ जाती है और अपना नरम पंच उठाकर टारगेट को पूरी ताकत के साथ हिट करती है। जीरो के उस डिवाइस को पंच करते ही वीर तुरंत ही उस डिवाइस में डिस्प्ले होने वाले रिजल्ट को देखता है, जो कि 97.0472 था, यानी वीर ने जितना सोचा था उससे कम। जीरो के टेस्ट के बाद वीर खुद अपना टेस्ट लेने के लिए डिवाइस की तरफ जाता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस डिवाइस पर पंच करता है। अपना रिजल्ट चेक करने के लिए वीर जैसे ही डिस्प्ले चेक करता है, डिस्प्ले में नजर आने वाले नंबर्स धीरे धीरे बढ़ते हुए फाइनली 70.0006 पर रुक जाते हैं। भी अचानक से वीर के मन में ख्याल आता है, और कुछ देर तक सोचने के बाद वो तुरंत ही अपना रूप बदलने के लिए फेरी क्वीन को बुलाता है। उसके बाद वीर नियति मंत्रा और ओवरलोड दोनों का इस्तेमाल करके अपनी पूरी ताकत के साथ टारगेट को हिट करता है, और फिर बूम, एक बड़ी सी आवाज़ के साथ डिस्प्ले के नंबर्स फ्लिप होते रहते हैं और फाइनली 81.6735 पर जाकर रुक जाते हैं, जिसे देखकर वीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वीर का रिजल्ट जीरो के रिजल्ट से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। अच्छा तो जीरो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे किसी काम से बाहर जाना है, और ये भी हो सकता है कि मैं बहुत दिनों तक वापस ना आऊँ, और मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ। इसीलिए कुछ समय के लिए तुम्हें यहाँ पर अकेले रहना होगा। तो क्या तुम यहाँ अकेले रह पाओगी कुछ दिन? वैसे अगर तुम्हें कोई भी ज़रूरत होगी तो तुम इस फ़ोन से मुझे फ़ोन कर सकती हो। बाकी ये जो चीज़ है इसे लैपटॉप कहते हैं। इसमें तुम गेम खेल सकती हो, मूवीज़ देख सकती हो, या कुछ भी कर सकती हो। मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि इसे कैसे चलाते हैं, ठीक है? जीरो को ध्यान से देखते हुए वीर उससे कहता है, और फिर उसके बाद उसे मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप चलाना सिखाता है, जो उसने स्पेशली जीरो के लिए ही खरीदे थे। वैसे भी वीर को ग्लैडिएटर प्लेटफॉर्म में लॉगिन किए हुए काफ़ी ज़्यादा समय हो गया था, तो इसीलिए वीर ने सोचा कि क्यों ना आज ग्लैडिएटर प्लेटफॉर्म में थोड़ी प्रैक्टिस कर ली जाए। ग्लैडिएटर प्लेटफॉर्म में लॉगिन करने के बाद वीर सबसे पहले अपनी फ्रेंड लिस्ट चेक करता है, और इस उम्मीद के साथ कि शायद क्वीन उसे ऑनलाइन दिख जाए। अब क्योंकि वीर अपनी फिटनेस में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट ले आया है, इसलिए वीर को लगता है कि शायद अब वो क्वीन का सामना लंबे समय तक कर पाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वीन का नाम इस समय ग्रे आउट था, यानी कि इस समय क्वीन ऑफलाइन थी। यही वजह थी कि कुछ देर तक सोचने के बाद वीर फाइनली QZH की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। जिस समय वीर ने QZH की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी, उस समय QZH यानी निशांत मेहरा एक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ बात कर रहा था, लेकिन कभी भी वो रूम में इतना ज़्यादा प्रेशर लाने के काबिल नहीं हो पाया था जितना वो इस समय लेकर आया था, जिसकी वजह से निशांत मेहरा काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो गया था। और फिर अगले ही पल वीर जल्दी से अपने पंचेस मूव करते हुए बिजली की रफ्तार की तेज़ी से निशांत मेहरा को पंचेस मारता ही जाता है। इससे पता चलता है कि निशांत मेहरा
वीर के अटैक्स को डॉज तक करने के काबिल नहीं है और इसलिए उसे वीर के अटैक्स ब्लॉक करने पड़ रहे थे। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि पहले तो निशांत मेहरा को कुछ समझ ही नहीं आया, और जब तक उसे समझ में आया तब तक पूरा का पूरा खेल ही खत्म हो चुका था, जिसने कुछ पलों के लिए निशांत मेहरा की बोलती बंद कर दी थी। इनफैक्ट निशांत मेहरा को तो इस बात पर भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इस तरह से लड़ाई को हार गया है। पहले जब वो वीर से लड़ता था तब वीर से वो ऑलमोस्ट कभी भी हारा नहीं था, लेकिन अब निशांत को खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतने कम समय में ऐसा क्या हो गया कि वीर ने चुटकियों में उसे इस तरह से हरा दिया। निशांत के लिए हार एक्सेप्ट करना, और खास करके इस तरह की हार एक्सेप्ट करना, पॉसिबल नहीं था, और इसलिए वो एक बार फिर से वीर को कॉम्बैट मैच लड़ने का इन्विटेशन देने के लिए आगे बढ़ता है। पर इससे पहले कि निशांत ऐसा कुछ भी कर पाता, अर्नव गर्ग बीच में उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं। अर्नव गर्ग निशांत मेहरा को आगे और कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करते हैं और वीर को कॉम्बैट मैच के लिए एक इनवाइट भेज देते हैं। इनफैक्ट सच पूछो तो वीर और निशांत के बीच की लड़ाई को देखकर अर्नव गर्ग के अंदर भी वीर से लड़ने की इच्छा पैदा हो गई थी। अर्नव गर्ग एक वेटरन थे जिन्होंने हजारों बार मौत का सामना किया था, और यही वजह थी कि उनके सेंसेस बहुत ही ज्यादा शार्प थे। और इसीलिए पल भर में ही न सिर्फ उन्होंने ये भांप लिया कि वीर ने अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल करके रखा हुआ है, बल्कि उन्होंने ये भी नोटिस कर लिया कि वीर कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। देखता और वहां उसे अपना ओपोनेंट उसकी तरफ मुस्कुराता हुआ देखता हुआ नजर आता है। अपने सामने अपने ओपोनेंट को देखकर वीर चाहकर भी नर्वस फील किए बगैर रह नहीं पाता, क्योंकि अपने ओपोनेंट को देखकर वीर को अपने ही जैसा कोई इंसान महसूस होता है। अचानक से अर्नव गर्ग बहुत ही ज्यादा शांत और कंपोज हो जाते हैं और फिर वीर की तरफ किसी शार्प ब्लेड की धार सा एक साइड किक मारते हैं। फिर बूम, और फिर कनव दीक्षित के इतना कहते ही अचानक से ही वॉर मशीन का एक सोल्जर अपना हाथ उठाकर अर्नव गर्ग के किक को ब्लॉक कर देता है। भले ही वॉर मशीन का सोल्जर ने 2 कदम पीछे की तरफ लिए थे, लेकिन फिर भी उसने अपनी हेल्थ के बस 2 ही पॉइंट्स खोए थे। जोश में गुर्राते हुए वो लगातार वीर को किक करते ही रहते और उनका हर किक उनके पिछले किक से कहीं ज्यादा फास्ट और खतरनाक था। हालांकि अर्नव गर्ग की लेग स्किल्स अट्रैक्टिव तो नहीं थी, लेकिन उनका मारा गया हर एक किक जानलेवा जरूर था, जिसमें किसी भी तरह के एडिशनल मूव्स की जरूरत नहीं थी। इनफैक्ट उनके बहुत से मूव्स तो प्रैक्टिकल भी नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद अनएक्सपेक्टेड थे, जो कि एक्चुअल में काफी ज्यादा इंस्पायरिंग था। अर्नव गर्ग की लेग स्किल्स की वजह से न चाहते हुए भी वीर उनके किक्स के द्वारा पीछे की तरफ जाने और अपने हाथ और पैर को घुमाकर डिफेंसिव पोजीशन लेने के लिए मजबूर हो गया था। भले ही वीर अर्नव गर्ग के अटैक्स को ब्लॉक करने में कामयाब हो गया था, लेकिन इसके बावजूद इस समय इस लड़ाई में अर्नव गर्ग उस पर भारी थे। ठीक उसी तरह से जैसे कि समंदर के गहरे तूफान में एक छोटी सी कश्ती हो और जो किसी भी समय डूब सकती थी। इसे कहते हैं असली किलर किक्स।